Hello friends, welcome back to Judiciary Legal Solutions. Please subscribe my channel and let's start without any further delay. So let's have a look on the situation in which injunction can be refused. So friends, if there is any contract between the parties in which specific performance cannot be granted, मतलब कि उस अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टीज़ के बीच में जिसका कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, तो उस केस में इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो इंजंक्शन है वो यूज़लेस हो जाएगा। जो पर्पज़ होगा, जो पर्पज़ होता है इंजंक्शन का, वो प्रिवेंट करना होता है डिफेंडेंट को टू ब्रीच कमिट करने से। लेकिन अगर ब्रीच कमिट करना ही अलाउ है तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती, तो उस केस में इंजंक्शन देके क्या फ़ायदा। ओके, so friends, here we can see an example. Suppose that A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जो A है, A will teach to B any subject. Okay, suppose will teach him CRPC. A जो है B को CRPC पढ़ाने वाला है, बट ए जो है वो डिनाई कर देते हैं कि मैं CRPC नहीं पढ़ाऊँगा। इस केस में क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, बिकॉज ये पर्सनल वॉल्यूशन पे बेस्ड है। अगर यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की गई तो जो ए है वो गलत पढ़ा देगा, इसलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो इस केस में अगर हम इंजंक्ट करते हैं ए को ब्रीच करने से, सपोज दैट ए से कहते हैं कि नहीं, जब तक डिसीज़न आता है तब तक आप पढ़ाते रहे, मैंडेटरी इंजंक्शन उसके अगेंस्ट अगर पास करते हैं ए के अगेंस्ट, तो यहाँ पर वो यूज़लेस होगा, क्योंकि जब तक डिसीज़न आए वो तब तक भी नहीं पढ़ा सकता। अगर वो तब तक भी पढ़ाएगा ना इंजंक्शन के थ्रू, तो वो गलत पढ़ाएगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज वेल एज इंजंक्शन दोनों ही ग्रांट नहीं किए जा सकते। ओके, तो फ्रेंड्स, जब हम सेक्शन 38 क्लोज 2 रेड विथ सेक्शन 41 क्लोज ई ऑफ SRA देखते हैं, तो उससे यही कंक्लूजन निकलता है जो अभी मैंने आपको समझाया, कि जहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंट्रैक्ट कैन नॉट बी डन, देयर इंजंक्शन ऑल्सो नॉट बी अलाउड। ओके, अब सेक्शन 38 क्लोज 3 को देखते हैं सारे के। वो जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है अबाउट प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो उसमें डील की गई हैं वो 38 क्लोज 3 में फॉल करेंगी, और बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अंडर सेक्शन 38 क्लोज 1 में फॉल करेंगी। जो 38 क्लोज 1 है वो एज अ रेजिडरी क्लोज जो है वर्क करेगा। अब हम देखते हैं कि जब हमारा इंजंक्शन का सूट या तो डिक्रीड हो जाए या डिसमिस्ड हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिक्रीड ही हो या डिसमिस हो, मतलब कि चाहे वो प्लेंटिफ के फेवर में आए या डिफेंडेंट के फेवर में, लेटर ऑन प्लेंटिफ कांट क्लेम डैमेजेस। ओके, जो डैमेजेस हैं वो आपको इंजंक्शन वाले सूट में ही क्लेम करने पड़ेंगे। अगर आपने इंजंक्शन वाले सूट में क्लेम नहीं किए हैं तो लेटर ऑन इट विल बी बार्ड अंडर ऑर्डर टू रूल 2 ऑफ CPC। ओके, क्योंकि आप एक क्लेम को एज पर ऑर्डर टू रूल 2 CPC स्प्लिट नहीं कर सकते, और स्प्लिट करके एक कॉज ऑफ एक्शन के दो क्लेम्स को स्प्लिट करके अलग अलग सूट में क्लेम नहीं कर सकते। ओके, 41E है, उसको हम सेक्शन 42 के साथ पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 41E में हमने अभी देखा कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता तो उसके लिए उसमें हम मैंडेटरी इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं करेंगे। लेकिन जो सेक्शन 42 है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है 41E पे। तो हम देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट जो है वो निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एस्पेक्ट रखता है, मतलब कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए दोनों चीज़ का एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें जो करने वाली चीज़ है आप उसको तो कंपेल नहीं कर सकते अंदर मैंडेटरी इंजंक्शन, बट जो ना करने वाली चीज़ है उसको अंडर परपेचुअल इंजंक्शन आप कंपेल कर सकते हैं। तो इसको जो है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट ए और बी में एक एग्रीमेंट होता है कि ए विल टीच टू बी सब्जेक्ट CRPC प्लस वन मोर एग्रीमेंट
they have done simultaneously. The agreement is not to teach anyone else during this 1 year period in which A will teach to B. Okay, तो ये एग्रीमेंट होता है कि जब तक बी ए को सीआरपीसी पढ़ाएगा तब तक वो किसी और को कोई सीआरपीसी या कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा। तो यहाँ पर ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है और डिनाई कर देता है बी को पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये तो आप कंपेल नहीं कर सकते कि आप बी को पढ़ाइए, बिकॉज इट इज़ कांट बी कंपेल्ड, बिकॉज specific performance cannot be done because it is based upon personal volition of the person. Okay, but जो दूसरा aspect है कि not to teach anywhere else, ये जो है ये परपेचुअल इंजंक्शन में आप इस पार्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं, यानी कि आप उसको रोक सकते हैं कहीं और पढ़ाने के लिए। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पार्ट आप ज़रूर परफॉर्म करिए। आप ड्यूरिंग दिस 1 ईयर ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट आप कहीं नहीं पढ़ा सकते। तो इस चीज़ के लिए बी को परपेचुअल इंजंक्शन में बाइंड किया जा सकता है कि वो कहीं और ना पढ़ाए, या कुछ भी ऐसा जो एग्रीमेंट निगेटिव एस्पेक्ट है उसके लिए बाइंड किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेस्ट्रेंट करेंगे तो अपने एग्रीमेंट से बाहर जाकर रेस्ट्रेंट करेंगे। आप रेस्ट्रेंट उतना ही कर सकते हैं जितनी चीज़ का आपका एग्रीमेंट हुआ है। फॉर सपोज दैट यहाँ पर एग्रीमेंट ये हुआ है कि आप कहीं और नहीं पढ़ाएंगे, इस चीज़ का एग्रीमेंट हुआ था, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको कहीं और पढ़ाने से रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई भी अर्निंग करने से रोक देंगे। लाइक अगर वो कोई और वर्क करके अर्न करना चाहता है तो आप उसको नहीं रोक सकते, सिर्फ टीचिंग से रोक सकते हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टीचिंग तक ही कन्फाइंड था। ओके, जो राइट टू सू है वो एवरी पर्सन के पास है। अगर किसी को कॉज ऑफ एक्शन मिला है तो उस पर्सन का राइट बनता है कि वो सामने वाले पर्सन को सू करे और अपना जो केस होता है वो प्रोसिक्यूट करे, अपना जो सूट होता है वो कंटेस्ट करे। ओके, तो यही बात सेक्शन 41A कहना चाहते। द पर्पस ऑफ सेक्शन 41A इज सेम एज आई टोल्ड यू। ओके, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट ए सू बी, ओके, इन वन सूट एंड बी फाइल अनदर सूट अगेंस्ट A plus C. He made A plus C, 2 defendants. Okay, later on B goes to the court and ask for injunction against A from prosecuting his suit. वो कहता है कि A जो है उसका सूट जो है आप इंजंक्ट कर दीजिए, बिकॉज सेम सूट जो है मैंने A के अगेंस्ट फाइल कर दिया है, वही राइट्स पे बेस्ड है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा बी को, लेकिन कोर्ट जो है इंजंक्शन जनरली तो ग्रांट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि जो है ए के सूट से जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट हो रहे हैं, यानी बहुत सारे सूट्स हो रहे हैं और जो राइट्स ए के सूट्स में क्लेम किए गए हैं वो बी के सूट में डिसाइड हो सकते हैं, और बी का सूट मोर कॉम्प्रहेंसिव है और सेम राइट्स क्लेम किए गए हैं ए वाले सूट में भी और बी वाले सूट में भी, तो 2 बार वैक्सिंग पार्टी को 2 बार परेशान करने का क्या फ़ायदा। उस केस में जो है ना कोर्ट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग की वजह से जो है यहाँ पर ए को इंजंक्ट किया जा सकता है बी के अगेंस्ट सूट फाइल करने से। जो उसका सूट है वो स्टॉप किया जा सकता है जस्ट बिकॉज टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, नॉट बिकॉज बी आस्क्ड फॉर इंजंक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि कोर्ट जो है कुछ केसेस में इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है फॉर स्टॉप टू सू के लिए, कि आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते अपने केस को, उसके लिए इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। लेकिन कौन सा कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करेगा? तो फ्रेंड्स जो सेम कोर्ट होगा, यानी कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कि कोई और दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इंजंक्ट नहीं कर सकता, और ना ही लोअर कोर्ट अपर कोर्ट को, जैसे सिविल जज डिस्ट्रिक्ट जज को इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकता है। सपोज दैट ए जो है, ए अगर कोई सूट फाइल करता है सिविल जज के पास,
तो बी जो है इंजंक्शन का सूट फाइल करता है अगेंस्ट ए, और कोर्ट को लगता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए ये जो सिविल जज वाला सूट है वो स्टॉप कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो ही सिर्फ इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर सकता है, दूसरा सिविल जज इंजंक्शन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। या फिर अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज में केस चल रहा है तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज इंजंक्शन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता है, या सिविल जज इंजंक्शन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। सिर्फ वही कोर्ट इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर सकता है जो जिसके वो सबऑर्डिनेट है, वो कोर्ट सबऑर्डिनेट है जिस कोर्ट में सूट फाइल किया गया है बाय ए। ओके, तो फ्रेंड्स जो सेक्शन 41C क्लोज सी है वो भी सिमिलर प्रोविज़न है, लेकिन वो बात करता है कि आप लेजिस्लेटिव बॉडी में जाने के लिए किसी भी पर्सन को स्टॉप नहीं कर सकते। सपोज दैट ए जो है सू फाइल करता है, ए जो है लेजिस्लेटिव बॉडी के पास जाता है फॉर द क्राउड इन हिज सिटी। ओके, बी जो है सिमिलर सूट फाइल करता है बिफोर द कोर्ट एंड ऑल्सो आस्क फॉर इंजंक्शन अगेंस्ट ए टू गो टू लेजिस्लेटिव बॉडी। यहाँ पे ए को स्टॉप नहीं किया जा सकता लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने जाने के लिए। ओके, सेक्शन 41D जो है वो ये बात करता है कि जब कोई भी प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही होगी तो सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। जनरल रूल भी यही है कि सिविल कोर्ट विल नेवर इंटरफेयर इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ओके, और जो सेक्शन 41F जो बात करता है वो प्री मैच्योर सूट की बात करता है। अगर आपका कोज ऑफ एक्शन प्री मैच्योर है तो आप इंजंक्शन क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप ए जो है उसका एक घर है, बी उसके फ्रंट पे एक हॉस्पिटल बना रहा है, तो अभी हॉस्पिटल बना नहीं है और ए जो है पहले ही बी को सू करता है कि हॉस्पिटल बनने के बाद मिसमैनेजमेंट होगा और उसके बाद जो ये लोग हमसे फ़ाइट करेंगे उसका सूट मैं अभी फाइल कर देता हूँ कि उसको रोक दिया जाए, इंजंक्ट कर दिया जाए फॉर द मिसमैनेजमेंट। तो कोर्ट यहाँ पर कहेगा अभी तक तो हॉस्पिटल बना भी नहीं है, मिसमैनेजमेंट तो बाद में होगा, जब मिसमैनेजमेंट होगा प्लीज़ कम एट दैट टाइम ओनली। ओके, और जो सेक्शन 41 क्लोज आई है वो ये बात करता है कि वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड। इसमें क्या बात की गई है, जब एजेंट या फिर प्लिंटिफ के पार्ट पे कोई ऐसा रॉन्ग हुआ है जिससे कि वो डिसएंटाइटल्ड हो जाता है कोई भी क्लेम करने के लिए, तो वहाँ पे वो इंजंक्शन क्लेम नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, इस इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Please share my video and subscribe my channel, and please let me know about your interest in the comment section below and press the bell icon। आप लोग अगर चाहते हैं मेरी वीडियो सबको सबसे पहले आपको मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों का शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ही मेरे को मोटिवेट करता है टू मेक फर्दर ऑन more good videos, so please do comment, share and subscribe. Okay, bye.